डिस्पर्सन के बाद लाइट में रे ऑप्टिक्स में हमने जो स्टडी करना है वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है प्रकाशिक यंत्र। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र क्या होंगे? देखिए, प्रकाशिक यंत्रों की मदद से हम चीज़ों को देखने का काम करेंगे। फिलहाल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स उन इंस्ट्रूमेंट्स को बोलेंगे जिनमें ऑप्टिक्स से रिलेटेड रूल्स लगेंगे। ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश, परावर्तन होगा, अपवर्तन होगा, लेंस यूज होंगे, मिरर यूज होंगे। ये जो भी इंस्ट्रूमेंट इनसे मिला के बनेंगे ना, और जिनमें रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन के रूल्स लगेंगे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम बोलेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आपको ये जानकर काफ़ी अच्छा लगेगा या पहले से ही आपको पता होगा कि ऐसा ही एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नेचर ने हमारी बॉडी में भी लगाया हुआ है, दैट इज ह्यूमन आई, मानव नेत्र जिसको आप बोलते हैं। ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लाइट का रिफ्रैक्शन होता है और लाइट को यूज करके हम इसकी हेल्प से चीज़ों को देखते हैं। देखिए, आंखें चीज़ों को देखती हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन लाइट के बगैर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो नेचर ने एक जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारी बॉडी में भी लगाया है, ह्यूमन आई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी हमने स्टडी करना है, इसके बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ाई करेंगे। और एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे जिसका नाम होगा माइक्रोस्कोप, जिसे आप सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी में हम दो माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, एक होगा जिसको हम बोलेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप और एक होगी जिसे हम बोलेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप सरल सूक्ष्मदर्शी होगी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। एक तीसरा जो हम लोग स्टडी करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में वो होगा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप यानी कि दूरदर्शी जिसको बोला जाएगा। तो 3 तरह के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे सिलेबस में है क्लास 12th में, और इनको बारी बारी से हमने स्टडी करना है। आज हम जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने चल रहे हैं वो पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप, और उसमें भी जैसे कि मैंने बोला 2 माइक्रोस्कोप हैं, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप अभी नहीं, सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप। वैसे ह्यूमन आई भी हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए था, पर बाद में करते हैं इसको, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए, तो जिस दिन ज़्यादा टाइम लगे मिलेगा उस दिन हम इसको करेंगे। ऐसे ही टेलीस्कोप में भी थोड़ा वक्त ज़्यादा चाहिए हमको, तो जिस दिन ज़्यादा वक्त हम लेंगे उस दिन हम टेलीस्कोपी को भी करेंगे। फिलहाल आज की स्टडी हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में माइक्रोस्कोप से, और माइक्रोस्कोप में भी सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप को आप हिंदी में लिख सकते हो सरल सूक्ष्मदर्शी। सिंपल माइक्रोस्कोप का ही दूसरा नाम होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। देखिए, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, या मैं एक बार फिर से कंफर्म कर लेता हूं कि क्या आप समझ पाए कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स किन्हें कहेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट होंगे जिनमें लाइट के रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इन सबके लॉज लगेंगे। ऐसे यंत्रों को हम बोला करेंगे प्रकाशिक यंत्र। आज हम प्रकाशिक यंत्र पढ़ने चल रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। और सिंपल माइक्रोस्कोप से भी पहले ना 1-2 चीजें हम लोग करना चाहेंगे जिसकी जरूरत हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बनी रहेगी। जैसे सबसे पहले तो हम ये करना चाहेंगे, नंबर 1 एक एंगल होता है जिसे हम बोलते हैं विजुअल एंगल। विजुअल एंगल इसे हिंदी में बोला जाता है दर्शन कोण। क्या होता है विजुअल एंगल या क्या होता है दर्शन कोण? बड़ी सिंपल सी चीज है वैसे, कि किसी भी वस्तु के द्वारा हमारी आंख पर जितना कोण बनाया जाता है उसे हम दर्शन कोण कहते हैं। उस वस्तु के द्वारा आंख पर बना हुआ दर्शन कोण कहते हैं। जैसे ये हमारी आईज है यहाँ पे, और यहाँ पर दूर कहीं कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, इमेज भी हो सकती है। अभी के लिए मैंने मान लिया ये ऑब्जेक्ट है, एंड दिस ऑब्जेक्ट इज ए बी।
ये वस्तु हमारी आंख पर कोई ना कोई एंगल बनाएगी। इस वस्तु के द्वारा हमारी आंख पर बना हुआ कोण, तो उसके लिए एक लाइन हम लाएंगे वस्तु के शीर्ष से और एक लाइन लाएंगे हम वस्तु के बॉटम से। ये दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल बनेगा, इस एंगल को ही हम बोलेंगे विजुअल एंगल, दर्शन कोण। ठीक है, तो किसी भी वस्तु के द्वारा हमारी आंख पर बनाए गए कोण को ही दर्शन कोण कहते हैं। और एक चीज कि कोई भी वस्तु हमको बड़ी दिखती है या हमको छोटी दिखती है, यह डिपेंड करता है उसके दर्शन कोण पर। जो वस्तु हमारी आंख पर जितना बड़ा दर्शन कोण बनाएगी, वो वस्तु हमको उतनी ही बड़ी दिखाई देती है, और जो वस्तु हमारी आंख पर जितना छोटा दर्शन कोण बनाएगी, वो वस्तु हमको उतनी छोटी दिखाई देती है। जैसे ये मेरे पास एक वस्तु है और ये मेरे पास दूसरी वस्तु है, तो ये आपको छोटी दिखती है और ये आपको बड़ी दिखती है। देखिए, आप सोचेंगे दिखती क्या है, ये छोटी है तो दिखती है, ये बड़ी है तो दिखती है। दिखती है इसलिए आप इसको छोटा कहते हो, और ये बड़ा दिखता है इसलिए आप इसको बड़ा कहते हो। कोई छोटा है बड़ा है ऐसा नहीं होता। आपको जब दोनों को आजू बाजू हम रखेंगे तो आप बोलोगे ये छोटी वस्तु है और ये बड़ी वस्तु है। क्यों? क्योंकि है इसलिए दिखती है, या दिखती है इसलिए कहते हो कि बड़ी है। दिखती है इसलिए आप बड़ी बोलते हो, समझ रहे हैं? अदरवाइज इतना बड़ा सूर्य भी तो आपको इससे छोटा दिखता है। समझ आ रहा है आपको? इतना भारी सूर्य या इतना बड़ा चांद भी तो हमको इससे छोटा दिखता है जब हम रात में देखते हैं। आप कंपेयर करके देखो। तो किसी चीज का छोटा या बड़ा होना और उसको हमें छोटा या बड़ा दिखाई देना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमारी बात को समझ रहे हैं आप? आप बताइए, चांद इस चौक से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। लेकिन रात में अगर हम देखेंगे इसको यहां रखकर और चांद को वहां, तो हमको ये बड़ा दिखने लगेगी, दिखेगी। तो दिखाई देना अलग चीज है और होना उसका अलग चीज है। ऐसी सिचुएशन पे ये जो कंपैरिजन का तरीका है ना हमारा, ये तरीका हमारा गलत है। तुलना करने का तरीका क्यों गलत है? क्योंकि इसको तो हम आँख के बड़े पास रख के देख रहे हैं और चांद को इतना दूर रख के देख रहे हैं। दोनों को एक बराबर जगह पर रखो, फिर चेक करो। तो हमने जब दोनों को एक बराबर जगह पर रखा, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट आपको छोटा दिखेगा, ये बड़ा दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी आंख पर कोण बनाता है, दर्शन कोण। ये भी आपकी आंख पर दर्शन कोण बनाता है। इसके द्वारा आपकी आंख पर बनाया गया दर्शन कोण छोटा बनता है, और इसके द्वारा आपकी आंख पर बनाया गया दर्शन कोण बड़ा बनता है। इसलिए ये आपको बड़ी दिखती है और ये आपको छोटी दिखती है। समझ आ गई आपको? तो ये दर्शन कोण होता है। दर्शन कोण को डिफाइन कर लेते हैं सर, ठीक है? आप भी लिख लीजिए। दर्शन कोण के बारे में लिखा गया कि किसी वस्तु के द्वारा हमारी आंख पर बनने वाले कोण को उस वस्तु का दर्शन कोण कहते हैं। और दर्शन कोण बनाएंगे कैसे? वस्तु के शीर्ष से और उसके बॉटम से, दोनों जगह से लाइन जो हमारी आंख पर पड़ेगी, उन दोनों लाइंस के बीच बनने वाला एंगल विजुअल एंगल होगा। फिर लिखा गया कि किसी वस्तु का आकार में छोटा या बड़ा दिखाई देना। कोई वस्तु हमें आकार में बड़ी दिखती है और कोई वस्तु हमको छोटी दिखती है, वो डिपेंड करती है किस पर? विजुअल एंगल पर डिपेंड करेगी। अगर वस्तु के द्वारा हमारी आंख पर बनने वाला दर्शन कोण बड़ा है तो वो वस्तु हमें बड़ी दिखाई देगी। अगर वस्तु के द्वारा हमारी आंख पर बनने वाला दर्शन कोण छोटा है तो वो वस्तु हमें कैसी दिखाई देगी? छोटी दिखाई देगी। ठीक है? तो ये तो हो गया विजुअल एंगल के बारे में। एक छोटी सी चीज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने से पहले और है, मैग्निफिकेशन, आवर्धन जिसको आप बोलते हैं। तो थोड़ा सा उसको जरा सा देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन, इससे हिंदी में आप बोला करते हैं आवर्धन क्षमता। ठीक है? मैग्नीफाइंग पावर भी कहते हैं। आवर्धन क्षमता अगर कहेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर, अदरवाइज मैग्निफिकेशन आप कह सकते हैं। देखिए, दो तरह की पावर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, दो तरह की पावर होगी। एक को बोलेंगे मैग्नीफाइंग पावर और एक को बोलेंगे रिजॉल्विंग पावर। देखो,
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में दो तरीके की पावर हमको चाहिए। एक तरीके की पावर हमको चाहिए जिसे हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर, और दूसरी तरीके की पावर हमको चाहिए जिसे हम बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। इसे हम बोलते हैं आवर्धन क्षमता। और रिजॉल्विंग पावर को बोलते हैं विभेदन क्षमता। ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है और ये दोनों किसके बारे में हमको बताते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैग्नीफाइंग पावर अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में है तो वो क्या करेगी, जो वस्तु उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सामने आप रखोगे उसकी इमेज को बड़े से बड़े साइज का बनाएगी, उसको मैग्नीफाई कर दिया करेगी। मैग्नीफाई करना मतलब वस्तु के प्रतिबिंब का बड़े आकार में बनाना। और रिजॉल्विंग पावर का मीनिंग क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज है, जैसे अगर मैं यहां से देखता हूं या आप मुझे देख रहे हैं, तो आपको एक चीज, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे ठीक है, आप जब मुझे देख रहे हैं तो जो मेरे बाल है ना, आप बालों को अलग अलग नहीं दिखाई देता, बस कुछ ब्लैक कलर का है ऊपर चिपका हुआ है, बस ये दिखाई देता है आपको। अलग अलग आप हेयर को अलग अलग आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे पास आ जाएंगे, आप यहां पर खड़े हो जाएंगे, फिर आप देखेंगे कि हमारे बालों को आप अलग अलग भी देख सकते हो। कोई भी चीज ले लें, अगर मैं ये बुक ही ले लेता हूं सीधे, मेरे पास एक ये बुक है, अब मैंने यहां इस बुक को रख दिया, ठीक है। अब पास वाले बच्चों को तो दिख सकता है, पर दूर वाले बच्चों से पूछूंगा तो ये सब उनको अलग अलग नहीं दिखेगा। ये लगेगा कुछ है लिखा हुआ है, पर अलग अलग नहीं कर सकते आप, वर्ड्स को सेपरेट नहीं कर सकते आप उसमें। लेकिन अगर यही चीज मैं आपको दे दूं तो दूर वाला बच्चा जो है उसको भी अगर दे दिया जाए, अब उसको भी सारे इसमें वर्ड्स ना अलग अलग उसको दिख जाएंगे। ये मैं आपको जो बताना चाहता हूं, आप देखोगे दूर से, बहुत दूर पेड़ खड़ा हुआ है, आप दूर से देखते हैं तो उसके जो पत्ते आपको दिखते हैं अलग अलग नहीं दिखते, उसके पत्ते एक जैसा ग्रीन कलर का कुछ दिखता है, ये समझ में आता है। ये हमको समझ में आता है कि पेड़ है, पत्ते उसमें लगे हुए हैं, पर हम सभी पत्तों को अलग अलग, हमारी आंखें नहीं देख पाती उसको। लेकिन अगर उसी पेड़ के नजदीक हम पहुंच जाएं, पास में चले जाएं, फिर हमको उसके पत्ते सब अलग अलग भी देख सकते हैं। तो किसी भी प्रकाशिक यंत्र में यह भी क्षमता होनी ही चाहिए, जो दूर स्थित वस्तुओं में जो भी पार्टिकल्स है, जो भी पॉइंट्स है ना, वो हमें ऐसा एक जैसा बिल्कुल मत दिखाए, वो भी अलग अलग करके दिखा सके। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ये वाली जो पावर होती है ना, इस वाली पावर को हम बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर, विभेदन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता क्या होती है, प्रतिबिंबों को कितना बड़े से बड़ा बना सकती है, क्योंकि जितना बड़ा इमेज बनेगी उतना बड़ा विजुअल एंगल हमारी आंख पर बनेगा, और जितना बड़ा विजुअल एंगल हमारी आंख पर बनेगा वस्तु हमको उतनी बड़ी दिखाई देगी। इसलिए हमको मैग्नीफाइंग पावर भी चाहिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, रिजॉल्विंग पावर हमको इसलिए चाहिए ताकि एक जैसा सब जगह स्मजिंग मत दिखाई दे मुझे। मैं जब आपको यहां से देखूं तो आप कितनी भी दूर हो, जब मैं आपको देखूं तो मैं आपका एक एक बाल आइडेंटिफाई कर सकूं, पहचान सकूं, मुझे दिख सके। ऐसा कुछ ब्लैक कलर का ऊपर रखा हुआ है ऐसा मत दिखे, ये अलगाव हो सके। पेड़ के पत्ते, अगर दूर भी पेड़ है, उसको हमने किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखा तो उसके पत्ते भी ना मुझे अलग अलग सब दिखाई दे जाए, बढ़िया। ये क्षमता भी हमको चाहिए, ये क्षमता रिजॉल्विंग पावर कहलाती है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ये दो पावर्स हमको चाहिए ही चाहिए। आगे चल के आप पढ़ोगे कि मैग्नीफाइंग पावर हमको चाहिए माइक्रोस्कोप में, और रिजॉल्विंग पावर हमको चाहिए टेलीस्कोप में। मैग्नीफाइंग पावर की जरूरत हमको कहां पड़ेगी, माइक्रोस्कोप्स में, और रिजॉल्विंग पावर की आवश्यकता हमको रहेगी टेलीस्कोप में, क्योंकि टेलीस्कोप से हम दूर की चीजें देखेंगे, और ये प्रॉब्लम दूर वाली चीजों में आएगी, आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे।
इसलिए उसमें ये पावर जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे देखेंगे मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। मैग्नीफाइंग पावर को भी ना हम दो तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये मैग्निफिकेशन जो होता है ना, इसको दो तरह से कैलकुलेट करते हैं। एक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसे हम रेखीय आवर्धन कहते हैं, और एक होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन, जिसे हम कोणीय आवर्धन भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे दैट व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन and how will we calculate this linear magnification. लीनियर मैग्निफिकेशन हिंदी में क्या बोलेंगे आप इसको? रेखीय आवर्धन। सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब का आकार, उसकी हाइट, उसकी लंबाई, अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का आकार, वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई और यह है वस्तु की ऊंचाई। आकार भी आप लिख सकते हो। इस तरह से हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और कहीं पर इसकी इमेज बन रही है। ये तो अगर ऑब्जेक्ट है ए बी और उसकी इमेज बनी हुई है ए डैश बी डैश, तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट है ए डैश बी डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। इस तरह से हम लीनियर मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करेंगे। अब देखो, इसको लीनियर नाम क्यों रखा गया? मैग्निफिकेशन है, ये हमको बताएगा कितने गुना बड़ी इमेज बन रही है। पर लीनियर शब्द का यूज क्यों किया? क्योंकि हमने ऊंचाइयां यूज की है और ऊंचाइयां लाइन में है। देखो, ये ऊंचाई लोगे मतलब एक लाइन की हाइट लोगे ना, एक लाइन सेगमेंट की आपको लेंथ लेनी है, इसलिए इसका नाम रखा गया लीनियर मैग्निफिकेशन। दूसरा जो हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे वो होगा एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन जिसे हिंदी में बोला जाएगा कोणीय आवर्धन। कोणीय आवर्धन किसको बोला करेंगे? तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं। जैसे मान लिया कहीं पर भी ये मैंने एक बना लिया प्रिंसिपल एक्सिस, इस पर ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी, और कहीं पर भी, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं इसलिए कहीं पर भी मान लेते हैं कि ये इसकी इमेज बन गई। ए डैश बी डैश इसकी इमेज है, ठीक है। और यहां पर हम अपनी आईज को रख के देख रहे हैं, यहां पर तो या कहीं पर भी, थोड़ा सा इसको हम यहां से हटा देते हैं। यहां पर हम अपनी आईज को रख के देख रहे हैं, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप देख रहे हैं ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इसने हमारी आंख पर इतना एंगल बनाया हुआ है। अगर हम वस्तु के द्वारा देखेंगे तो हमारी आंख पर बना विजुअल एंगल कितना है? इतना। और अगर हम आपसे बोलेंगे कि इमेज के द्वारा हमारी आंख पर कितना एंगल बन रहा है, तो इमेज से एक लाइन यहां से ले जाएंगे, एक लाइन यहां से ले जाएंगे, और दोनों के बीच का एंगल वो भी इतना ही बन रहा है। और अभी हमने बताया कि किसी वस्तु के द्वारा हमारी आंख पर जो दर्शन कोण बनता है, उसी की मदद से हम ये समझ पाते हैं कि वस्तु का आकार बड़ा है कि छोटा है। लीनियर मैग्निफिकेशन में साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है।
पर एंगुलर मैग्निफिकेशन में हम साइज नहीं लेते, एंगल लेते हैं। एंगल मेड बाय इमेज अपॉन एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब के द्वारा हमारी आंख पर बना दर्शन कोण अपॉन वस्तु के द्वारा हमारी आंख पर बना दर्शन कोण। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों में बड़ा कौन है, छोटा कौन है? आपको क्या दिख रहा है? इमेज का साइज कैसा है? बड़ा, और ऑब्जेक्ट का साइज कैसा है? छोटा। पर दोनों ने हमारी आंख पर सेम दर्शन कोण बनाया है। देख रहे हैं आप? अगर दोनों ने हमारी आंख पर सेम विजुअल एंगल बनाया है, इसका मतलब हमें तो दोनों का साइज कैसा दिखेगा? हमें तो दोनों का साइज बराबर ही दिखेगा, क्योंकि अभी हमने बताया नहीं आपको, किसी वस्तु का आकार में छोटा या बड़ा दिखाई देना उस वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण पर निर्भर करता है। विजुअल एंगल बड़ा बनेगा तो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा दिखेगा, अगर विजुअल एंगल छोटा बनेगा तो ऑब्जेक्ट का साइज छोटा दिखेगा। पर यह तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों के द्वारा हमारी आंख पर बनने वाला विजुअल एंगल सेम है। अगर विजुअल एंगल सेम है तो क्या दोनों का साइज सेम है? आंसर इज नो, साइज तो सेम नहीं है। हमको दिखता है ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है, तो फिर ये तो गड़बड़ हो गई। ये तो कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं, तभी नहीं उसमें बना पा रहे हैं। तो हम लोग गलती ये कर रहे हैं, वही गलती अभी जो शुरुआत में मैंने बताई थी कि आप इसको देखते हो तो आंख के नजदीक रख के देखते हो, और आप सन को देखते हो तो उतना दूर रख के देखते हो। ये आपसे गलती हो रही है। तो इस गलती को दूर कैसे किया जाए? आंसर, इस गलती को दूर ऐसे किया जाए कि वस्तु को और प्रतिबिंब को आप जब भी देखें बराबरी का दर्जा आपको देना है। यानी कि दोनों को कहां रखना है? एक लोकेशन पर रख लो आप, फिर आप उससे मैग्निफिकेशन निकालो। समझ रहे हैं? तो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम दो काम कर सकते हैं। या तो हम इमेज को यहां बना देंगे, और या तो हम ऑब्जेक्ट वाली जगह पर इमेज को बना देंगे, या तो इमेज वाली जगह पर किसको ले आएंगे? तो ले नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बना देंगे, ड्राइंग बनाएंगे उसकी बस। आप ये मत समझिए कि ऑब्जेक्ट को हम ले जाएंगे वहां पर, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, या इमेज को घसीट के लाएंगे, ऐसा हम कुछ करने वाले नहीं है। हम सिर्फ उसकी जैसी ड्राइंग बना देंगे उस लोकेशन पर एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रतिबिंब के द्वारा हमारी आंख पर बनने वाला दर्शन कोण इमेज वाला ऊपर ही रहेगा, और अपॉन वस्तु के द्वारा हमारी आंख पर बनने वाला दर्शन कोण। बट कंडीशंस अप्लाई। कंडीशन क्या है? दैट बोथ शुड बी एट द सेम प्लेस। ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ शुड बी एट द सेम प्लेस। दोनों को एक ही लोकेशन पर होना चाहिए। ओनली देन यू कैन कंपेयर देम। केवल तभी आप उनको कंपेयर कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट अलग पड़ा हुआ है, इमेज अलग पड़ी हुई है और कंपेयर करें आप पड़े हुए हो, ये आप नहीं कर सकते। शर्त उसके साथ लगी रहेगी। तो हम क्या कर देंगे? या तो ऑब्जेक्ट को यहां पर बना लो, लेके मत आओ। समझ रहे हैं? आपको यहां लाना और आपको यहां बना लेना अलग अलग चीज है। लीजिए, हमने आपको बना लिया, पर क्या हम आपको लेके आए? हम आपको लेके नहीं आए। तो आपको वहां से यहां लाना और आपको बना लेना अलग अलग चीजें हैं। समझ आ रही है हमारी बात आपको? तो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, हम खिसका के लाएंगे नहीं उसको, हम बना लेंगे वहां पे उससे। ठीक है? और चाहो तो आप ऑब्जेक्ट वाली लोकेशन पर इमेज को बना लो। दो में से एक काम ही करोगे आप। ये भी मत कर देना कि ऑब्जेक्ट को यहां बना दो, इमेज को यहां बना दो, बात तो फिर भी वही हो जाएगी ना। हमको ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक लोकेशन पर चाहिए, दोनों अलग अलग लोकेशन पर नहीं होना चाहिए उनको। तो चलिए, क्या करना चाहेंगे आप? ऑब्जेक्ट को यहां बनाएंगे या इमेज को यहां बनाएंगे? क्या करें हम? बोलो, कुछ भी कर लो, आंसर दोनों से आ जाएगा आपका। इमेज को यहां ले आए, ठीक है? ले आओ इमेज को, ले आओ मतलब बना लो इमेज को। ये नाम हो गया A डैश, और जहां पर B है उसी जगह पर कौन आ जाएगा?
देखो, तो हम लाए नहीं उसको, हमने बना लिया। अब ये भी हमारी आंख पर एंगल बनाती है। कितना एंगल बनाती है? इतना। देख रहे हैं आप? अब एंगल अलग अलग हो गए। तो ये एंगल कौन सा है? ये वाला। आंसर है ये एंगल है जो इमेज हमारी आंख पर बनाती है। इमेज के द्वारा हमारी आंख पर बना कोण हम बीटा लिखा करेंगे। और ये कौन सा एंगल है बेटा? जो हमारी आंख पर ऑब्जेक्ट बनाता है। इसको हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा बीटा अपॉन अल्फा। समझ आ गया आपको? और अगर ऑब्जेक्ट को आप यहां बना लेते तो हम ऑब्जेक्ट को यहां ऐसा बना लेते, ए, और जिस जगह बी डैश है वहीं पर बी हो जाता। अब इसके द्वारा पर बना दर्शन कोण ऐसा बना लेते। तो ये वाला जो एंगल होता ये वस्तु के द्वारा पर बना हुआ कोण होता, और ये वाला जो एंगल होता, ये वाला पूरा बड़ा वाला, ये प्रतिबिंब के द्वारा पर बना हुआ दर्शन कोण होता। तो कंपेयर करने का आपका तरीका सही होना चाहिए, दोनों को बराबर का दर्जा चाहिए, एक जगह पर ही दोनों होने चाहिए, तभी आप एंगल्स को देखिए। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। किससे रिप्रेजेंट कर लेंगे? कैपिटल एम से। और फॉर्मूला होगा प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अपॉन वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। और लेकिन ये जो फॉर्मूला बना ना, केवल इतने फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, उसके साथ आपको शर्त दिमाग में हमेशा रखनी है कि ये कोण तभी लेने हैं जब दोनों एक लोकेशन पर होंगे, तो ही केवल। प्रतिबिंब के द्वारा हमारी आंख पर जो दर्शन कोण बनता है उसको हम बीटा से लिखते हैं, और वस्तु के द्वारा हमारी आंख पर जो दर्शन कोण बनेगा उसे हम अल्फा से लिखेंगे। तो एम का फॉर्मूला होगा बीटा अपॉन अल्फा। अब बताइए आपको ये बातें समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो दो तरह से हम मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट किया करेंगे, एक रेखीय आवर्धन और एक कोणीय आवर्धन। एंगुलर मैग्निफिकेशन कोणीय आवर्धन में एंगल का यूज होगा, और लीनियर मैग्निफिकेशन में हाइट का यूज करेंगे इमेज और ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो ये हो गया मैग्निफिकेशन। अब आप शर्त भी समझ गए हो क्या करना है, इसलिए ज्यादा अब इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आ जाते हैं सीधे सिंपल माइक्रोस्कोप पर। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए इसको, इसके बाद हम सिंपल माइक्रोस्कोप करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या करती है ये, पहले तो मैं यही बता दूं आपको। सिंपल माइक्रोस्कोप जो होती है वो अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं के प्रतिबिंब को बड़े आकार का बनाती है, और वो बड़े आकार के प्रतिबिंब हमारी आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाते हैं, जिसकी वजह से हमें वो बड़े दिखने लगते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का काम क्या है? अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं के प्रतिबिंबों को बड़े आकार का बनाना। ठीक है, चलिए, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं के बड़े आकार के प्रतिबिंब हमारी आंख के समीप बनाता है। वस्तुएं छोटी होंगी, उनके प्रतिबिंब बड़े आकार के बनाएगा, और बड़े आकार के बनाने के साथ साथ हमारी आंख के नजदीक बनाएगा, जिससे वह वस्तु हमें बड़ी दिखने लगती है। ये होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। प्रिंसिपल क्या है इसका, क्या सिद्धांत रहेगा? सिद्धांत ये रहेगा, आपने पढ़ा हुआ है कि यदि हम किसी उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को उसके मुख्य फोकस और लेंस के बीच में रख देते हैं, आप याद करिए कॉन्वेक्स लेंस में हमने इमेज बना के दिखाई आपको कि यदि किसी वस्तु को किसी उत्तल लेंस के सामने लेंस और उसके मुख्य फोकस के बीच रख देते हैं
तो उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब बड़े आकार का, सीधा, आभासी और वस्तु की ओर ही बनता है। ये इसका प्रिंसिपल है। तो इससे अगर किसी चीज को बड़ा करके देखना है आपको, तो वस्तु कहां पर रखेंगे आप? हमेशा वस्तु हमेशा लेंस और मुख्य फोकस के बीच रखनी पड़ेगी आपको। चलिए नोट करिए, यदि किसी वस्तु को किसी उत्तल लेंस के सामने उसके मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी, वस्तु की ओर तथा वस्तु से बड़े आकार का बनता है। बस इसी प्रिंसिपल का हम यूज करके हमने ये चीज बनाई हुई है। इसको आप सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास भी कह सकते हो। फिगर अगर आप इसका देखो कि बड़ा सिंपल सा होता है। एक उत्तल लेंस होगा और उत्तल लेंस में हमने लकड़ी का या प्लास्टिक का एक हैंडल लगा दिया होगा ताकि हम उसको पकड़ सकें। आप इस तरीके से डायग्राम आप देख सकते हो। जब आप उसको देखोगे सामने से तो वो आपको इस तरीके का दिखेगा। ये लेंस फ्रंट व्यू उसका, और इस फ्रंट व्यू के लेंस में ऊपर से ये उस पर ये जो बॉर्डर बना रहेगा उसका ऐसा, जिसमें बीच में ये लेंस फंसा होगा। ऐसा, ठीक है। और यहां पर लेंस फंसा हुआ है बीच में। इस तरह से तो उत्तल लेंस होता है। ये क्या बना, ये क्या लगा हुआ है? ये है उत्तल लेंस, और ये जो लगा हुआ ये हैंडल है, और ये फ्रेम इसका बना हुआ है। हैंडल से आप इसको पकड़ के, और आपको अगर किताब के अक्षर देखने हैं तो बुक ऐसे रखोगे और ऐसा देखोगे, लेकिन इसके लेटर्स आपको बड़े कब दिखाई देंगे? जब आप उसको नजदीक ले जाओगे और अक्षर लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच आ जाएंगे। दूर ऐसा रखोगे तो नहीं दिखाई देगा आपको, इसलिए नजदीक ले जाना पड़ता है हमको, ठीक है। ये सामने से देखने पर ऐसा आपको दिखेगा। बस यही है सिंपल माइक्रोस्कोप। अब इसमें हमारा जो मेन मकसद है वो है इसका मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना, कि मैग्निफिकेशन या आवर्धन कितना होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो मैं आपको बताऊं कि सिंपल माइक्रोस्कोप में हम दो तरीके के समायोजन कर सकते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम दो तरीके की सेटिंग कर सकते हैं, दो तरीके के समायोजन कर सकते हैं। कैसे? एक तो समायोजन ये कर सकते हैं हम कि अगर हमने जो प्रतिबिंब है हमने बनाया है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, और एक हम सेटिंग कर सकते हैं जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं अनंत पर। फॉर रिलैक्स्ड आईज, श्रांत नेत्र के लिए जिसको कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम सब बातें आपको बताएंगे। तो फिलहाल मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं या मैग्निफिकेशन हमको कैलकुलेट करना है। हमारा मेन मकसद किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने का होगा कि एक्चुअली वो कितना गुना बना सकती है इमेज को। तो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे, आवर्धन। जैसा कि हमने बताया कि दो तरह से हम सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे उस समायोजन के लिए जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। एक तो हम
हम माइक्रोस्कोप की सेटिंग इसके लिए कर सकते हैं। और अच्छा, हम क्यों चाहते हैं कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने? तो आप इतना तो जानते ही होंगे कि किसी भी वस्तु को अगर हम अपनी आंख से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखकर पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, उस समय वो हमको सबसे ज्यादा साफ दिखती है। तो हम चाहते हैं कि हमें वस्तु सबसे ज्यादा साफ दिखाई दे, इसलिए वो कहां पर होनी चाहिए? अंतिम उसका जो मतलब होनी चाहिए हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। 25 सेंटीमीटर मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। इसलिए हम प्रतिबिंब कहां बनाना चाहते हैं? क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट है हम उसको सबसे साफ देखना चाहते हैं। तो सबसे साफ कब दिखेगा? जब उसकी इमेज कहां पर बन जाए? आंसर है हमारी आईज से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बन जाए, अर्थात अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। समझ रहे हैं आप? तो डिस्टिंक्ट विजन भी इसको बोला जाता है। इसका कैसे समायोजन करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये हमने उत्तल लेंस ले लिया, इसके सामने यहां पर हमने ये वस्तु को रख दिया। देखो, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म वस्तु को देखना है तो वस्तु का साइज छोटा रहना चाहिए। ए बी ये उत्तल लेंस है, यही हम इमेज इसकी बनाना चाहते हैं। इमेज बनाने के लिए हमको दो किरणें चाहिए कम से कम। एक रे हम ले लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाएगी, और एक रे हम ले लेते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो तो बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाएगी, और जो रे मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी उसका क्या होगा? वो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। इसका मुख्य फोकस हमने मान लिया यहां पर है, तो ये ऐसे चली जाएगी। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये और ये इमेज कहां पर बनाएंगी? तो उसके लिए हमने यहां पर अपनी आईज को सेट कर दिया। ठीक, जब यहां पर आके सेट किया तो देख रहे हैं ये किरणें लगातार एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। उधर तो कहीं काटेंगी नहीं, तो हम इसको पीछे बढ़ाते हैं। फिर ये हमने इसको पीछे बढ़ा लिया, और इसको भी हम पीछे बढ़ा देते हैं। बना लीजिएगा अपने हिसाब से, मैं स्केल का यूज नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही मैं बनाए दे रहा हूं। ये जब पीछे बढ़ाया तो दोनों ने एक दूसरे को इस जगह पर इंटरसेक्ट किया, और जहां पर इन्होंने दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया यहीं पर इसकी ये इमेज तैयार हो गई। तो ये है वस्तु, और ये उसका क्या बन गया? प्रतिबिंब। कुछ बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, ओके। अब यहां पर ये है इस लेंस का प्रिंसिपल फोकस। अब आप देख सकते हैं कि जो वस्तु है ना, वस्तु ये इसके प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में ही तो रखी हुई है। समझ आया आप? मुख्य फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। अब हम इसको समायोजित कैसे करते हैं? समायोजित हम ऐसे करते हैं कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा आगे हम खिसकाते हैं, और खिसकाते हैं उसमें इमेज देखते जाते हैं। जब हमको इमेज सबसे साफ दिखने लगती है बस उसी जगह पर हम रोक देते हैं। इमेज हमको साफ दिखने लगी, इसका मतलब इमेज कहां बन गई? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन गई, और उसी जगह पर हम ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं, छोड़ दिया बस वहीं पर। तो इस समय ये वस्तु कितनी दूरी पर, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है? आंसर है प्रतिबिंब बन रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। और उसे किससे प्रदर्शित करते हो आप? कैपिटल डी से लिखा करते थे, याद करिए। तो बस ऐसे समायोजन करना है। लेंस को आपने पकड़ना है ऐसे, और जिस वस्तु को देखना है आगे पीछे खिसका के ऐसा सेट कर देना है उसको,
ताकि लेंस में जब आप इमेज देखो आपको सबसे क्लियर दिख जाए इमेज। बस वहीं पर रोक दीजिए। इमेज कहां पर बनी होगी इस समय? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। वस्तु चाहे जहां हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो प्रतिबिंब बनाना था ना स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। अब प्रतिबिंब के द्वारा और वस्तु के द्वारा आंख पर बने कोण कहां पर हैं? तो वस्तु हो या प्रतिबिंब, जो कोण ये लेंस पर बनाएंगे वही कोण हम कहां मान लेंगे कि बने हैं? हमारी आंख पर बने हैं। कुछ बात हमारी समझ आ रही है? हम ये आंख पर जाके कोण नापने नहीं जाएंगे। वस्तु हो या प्रतिबिंब, जितना एंगल वो लेंस पर बना देंगे वही एंगल हम मान लेंगे कि उन्होंने हमारी आंख पर बनाया है, क्योंकि आंख को लेंस के नजदीक ही रख के तो देखोगे आप। इसलिए जो कोण लेंस पर बने ये वही हम मानेंगे कि आंख पर बने हुए हैं। वस्तु के द्वारा आंख पर बना हुआ कोण ये देखो है, प्रतिबिंब के द्वारा हमारी आंख पर बना हुआ कोण भी यही वाला आ गया। तो अब तो प्रॉब्लम आ गई, मैग्निफिकेशन तो नहीं निकाल सकते इस तरीके से हम लोग, ठीक है? उसके लिए कैसे निकाला जाए, इस पे तो हम बड़ी आसानी से ऐसे ही आपको करके दिखा सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें ना हम केवल लेंस फॉर्मूला, देखो ये रे डायग्राम बन गया बेटा। उस समय का किरण आरेख जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इसके लिए मैग्निफिकेशन कैसे निकाल सकते हो? बड़ा इजी है, ध्यान से देखना। वी नो लेंस फॉर्मूला आपको याद है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है? हम दोनों पक्षों में v से मल्टीप्लाई कर देते हैं। v से गुणा करने पर, इसमें v से मल्टीप्लाई करेंगे, v/f, v/v आएगा बुआ तो ये क्या बन जाएगा? 1। ये क्या हो जाएगा? v/u, ठीक है? अब v/u इधर ले आओ, इसको उधर भेज दीजिए। तो v/u इज इक्वल टू 1 माइनस v/f, ठीक है? आप याद करिए v/u क्या होता है? ये मैग्निफिकेशन होता है, आवर्धन, रेखीय आवर्धन। आपने सूत्र पढ़े थे ना, HI/HO या I/O, और मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और पढ़ा था v/u। माइनस या प्लस, उसके आगे जो लगता है वो सब बाद की बातें हैं। अदरवाइज वो तो डिपेंड करेगा कि वस्तु किधर है, प्रतिबिंब किधर बना हुआ है, उस हिसाब से माइनस प्लस उस पर आ जाएगा। पर आपको याद होगा v/u को लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे? m बोल देंगे, लिख देंगे। और 1 माइनस v क्या चीज है बता सकते हैं आप मुझे? यहां पर प्रतिबिंब की दूरी। तो बताइए लेंस से प्रतिबिंब कितनी दूर बना हुआ है? d डिस्टेंस पर है, और इसे हमने माइनस लेना है कि प्लस लेना है? माइनस लेना है। तो माइनस d/f उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, ऐसे ही लिख दो। m इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1 प्लस d/f। ये देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता उस वक्त जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। समझ आ रहा है? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन भी आप बोल सकते हो। ये आवर्धन क्षमता का सूत्र मिलेगा आपको। क्या 10th में ये सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ने को मिली थी आपको? नहीं था। चलिए कोई बात नहीं है, मुझे ज्यादा मालूम नहीं है उसका, लेकिन पहले क्लास 10th में भी सिंपल माइक्रोस्कोप होती थी। उसका फॉर्मूला डिराइव तो नहीं करना होता था, वहां पे फॉर्मूला केवल रहता था कि ये सूत्र होता है उसका। चलिए कोई बात नहीं है, अभी आपने फॉर्मूला देखा, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा इसका। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। तो यहां अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनाया जा रहा है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाएंगे। और कैसे ये समायोजन करेंगे? तो जिस वस्तु को देखना है उसके नजदीक लेंस ले जाएंगे, थोड़ा सा आगे पीछे लेंस को खिसकाएंगे, कहां पर रोक देंगे?
जब प्रतिबिंब आपको बिल्कुल साफ दिखने लगे, तो साफ दिखने लगा, क्यों दिखने लगा? क्योंकि वो कहां बन गया है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, डी दूरी पर, वहीं रोक दिया हमने उसको। आप उत्तल लेंस से कभी भी चेक करके देखें, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इमेज बिल्कुल साफ दिखेगी आपको। ठीक है, इसको हटा दें हम यहां से, आप नोट करिए जल्दी से इसे। सेकंड समायोजन, जो दूसरी सेटिंग हम यहां पर ले रहे हैं, वो है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने। आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जब आपको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर इमेज साफ दिख गई है, जब आपको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर इमेज साफ दिख गई है, तो अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई फिर आपको? अब आप अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर क्यों बनाना चाहते हो? तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर इसलिए बनाना चाहते हैं बेटा, क्योंकि बाई चांस अगर हमारा कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिसमें हमें सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ बहुत देर तक काम करना है, भाई अगर आपने थोड़ी बहुत देर काम किया, दिख गया, रख दिया, आप फ्री हो गए, तब तो ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ आपको 4 घंटे 5 घंटे लगातार वर्क करना है ऐसे करके, आप जानते हो उस समय क्या होगा? क्योंकि जब प्रतिबिंब हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है ना, तो हमें अपनी आंख की जो फोकल लेंथ होती है, आंख का जो लेंस है, उसकी फोकल लेंथ को कम करना पड़ता है, क्योंकि मुझे इतनी दूर की चीज देखनी है। ये हम कैसे करते हैं? तो आंसर है हमारी आंख की जो सिलियरी मसल्स हैं, जब मानवनेत्र हम आपको पढ़ाएंगे ये सब आपको बताएंगे। हमारी जो सिलियरी मसल्स है ना, उसको हमें दबा के रखना पड़ता है। हम दबाते हैं, हमारी आंख का लेंस थोड़ा ऐसा हो जाता है, फोकल लेंथ कम हो जाती है उसकी, और हम यहां की चीजें पढ़ लेते हैं। जब हमको दूर की कोई चीज पढ़नी होती है, देखनी होती है, तो हमें अपनी आंखों को कैसा रखना पड़ता है? ऐसा फैला के, नॉर्मल जैसी सिलियरी मसल्स होती है वैसा रखना पड़ता है। उस समय हमारी आंख सबसे ज्यादा आराम में होती है। देखो फिर से समझो, हम आपको आएंगे और ये एक बुक हम आपको पकड़ा दिया, हमने बोला इसको अपने हाथ में रख लो, आप हाथ में रख लिया, 2 मिनट बाद हमने कहा हटा दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हम आएंगे, आपसे बोलेंगे हाथ में रख लो, अब 4 घंटा हम आए नहीं, क्या होगा? आपके हाथ की जो मसल्स हैं थक जाएंगी और आपको इन्हें रखना ही पड़ेगा। यही चीज हमारी आंखों के साथ है। जब हमें नजदीक की कोई चीज देखनी होती है, तो हमें अपनी आंख की सिलियरी मसल्स को दबाना पड़ता है, ताकि हम आंख की फोकल लेंथ को कम कर सकें और हमें ये साफ दिखे। तो हम दबा लेते हैं, उसको देख लेते हैं। और जब हम दूर की चीज देखनी होती है, तो हम अपनी सिलियरी मसल्स को दबाते नहीं है, उनको छोड़ देते हैं, रिलैक्स, बढ़िया। ऐसे आप कभी भी चेक कर लो, जितना नजदीक देखोगे उतना ही आपको आंखें दबानी पड़ेंगी, और जितना आप दूर देखोगे उतना बढ़िया रिलैक्स आपको आंखें रखनी पड़ेंगी। तो आपकी आंखें सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड, सबसे ज्यादा आराम में कब होंगी? जब हमको दूर की चीज देखनी पड़ती है। समझ में आया? अब यही चीज इसके साथ हुआ कि अगर हमें सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ लगातार 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे काम करना पड़ गया, तो क्या हम यही वाला समायोजन बना के रखेंगे, स्पष्ट दृष्टि वाला? अगर ये वाला हम बना के रखेंगे, तो लगातार मुझे 4 5 6 घंटे, जितनी देर आप काम कर रहे हो, सिलियरी मसल्स को क्या करके रखना पड़ेगा? दबा के। और लगातार अगर आप दबाए रखोगे तो सिलियरी मसल्स आपकी दर्द होने लगेंगी, थक जाएंगी, और थक जाएंगी तो उनमें दर्द आ जाएगा और फिर प्रॉब्लम होगी। जब आंखों में दर्द आ जाता है तो हमको क्या करना पड़ता है? सोना पड़ता है। सो के हमारी आंखों का दर्द दूर हो जाता है। तो कभी आपने महसूस किया, दिन भर आप ये करते हो, दिन भर आप जब कहीं आते जाते हो या कहीं रहते हो, कभी पास की चीज देखते हो, कभी दूर की देखते हो, तो मसल्स को लगातार काम करना पड़ता है, और वो मसल्स दिन भर में क्या हो जाती है? फैटीग हो जाती हैं, टायर्ड हो जाती है एकदम, और थक जाने के बाद आपकी आंखें लगेंगी भारी भारी हो गई हैं, फिर आपको सोना पड़ता है। तो अगर हम लगातार 5 घंटे 6 घंटे पहली वाली सेटिंग के साथ काम करेंगे, तो एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि हमारी आंख की सिलियरी मसल्स क्या हो जाएंगी? थक जाएंगी। और अगर मसल्स थक जाएंगी
तो फिर हमें सोना पड़ेगा और हमें आंख में भी प्रॉब्लम आएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि अब हम दूसरा समायोजन जो करें उसमें अगर हमें 5-6 घंटे भी काम करना पड़ जाए ना तो हमारी आंखें थके नहीं। और ये तो तभी हो सकता है जब हम रिलैक्स्ड होंगे बिल्कुल हमारी आंखें। और रिलैक्स्ड कब होंगी? जब प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। इसलिए जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने उस समय हमारी आंखें भी सबसे रिलैक्स्ड होंगी। इसीलिए इस वाले समायोजन को कहते हैं श्रांत नेत्र का समायोजन। फॉर रिलैक्स्ड आईज बोलते हैं इसको हम अंग्रेजी में। फॉर रिलैक्स्ड आईज, चाहे ये बोल दिया जाए कि अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने तो भी यही करना है, अगर बोल दिया जाए श्रांत नेत्र के लिए तो भी यही करना है, अगर रिलैक्स्ड आईज के लिए समायोजन कहा जाता है तो भी यही समायोजन आपको बनाना है। अब आप बताइए, इतनी चीज समझ में आ गई तो फिलहाल आप इमेज कहां बनाना चाहते हो? डी पर कि इंफिनिटी पर? इंफिनिटी पर बनाना चाहते हैं ताकि हम अगर हमें कभी 5-6 घंटे भी उस समायोजन के साथ रहना पड़े तो कोई दिक्कत ना हो हमको। अब उसका हम रे डायग्राम कैसे बनेगा? तो उसका रे डायग्राम आप देखिए, ये हमने कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर हमने ये ऑब्जेक्ट रख दिया और ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। अब आप मुझे बताइए प्रतिबिंब कहां बनाना चाहते हैं? अनंत पर। अनंत पर प्रतिबिंब बनाने के लिए ऑब्जेक्ट कहां रखना चाहिए मुझे? अभी आपने पूरे टेबल बनाई थी उसकी मुख्य फोकस पर, तो इस बार आप जानते हैं हम सीधे मुख्य फोकस पर ही वस्तु को रख देते हैं। और ऐसा करने से एक लाइट रे ये चली गई प्रकाशिक केंद्र से और एक लाइट रे ये चली गई, ये दोनों आपस में कैसी जा रही है? समांतर, कि थोड़ा सा ऐसे मुड़ रही हैं, थोड़ा सा हो रहा है पर आप समझ जाइए यार। देख लीजिए अपने हिसाब से, स्केल का यूज करेंगे तो थोड़ा वक्त लगेगा इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। ये दोनों लाइट रेज कैसी हो गई? पैरेलल। आप यहां से रख के देखोगे तो ये, या आप देखो समांतर हो गई है तो इमेज कहां पर बनेगी? जाके सीधे सीधे इंफिनिटी पर बनेगी। यहां पर भी आप बढ़ाओगे इन्हें पीछे तो ये भी पैरेलल ही आएंगी, आपको दिखेंगी, ये भी आपको समांतर दिखेंगी इस तरह से। तो इमेज जाके यहां इंफिनिटी पर बन जाएगी इसकी। समझ आ गया? तो अब हमको इसका मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है, आवर्धन, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए? इस बार तो इमेज हमारे सामने बनी ही नहीं। इमेज कहां बन गई? जा करके इमेज बन गई इंफिनिटी पर, लेकिन मैग्निफिकेशन तो हमको कैलकुलेट करना है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? थोड़ा गौर से देखिएगा। मैग्निफिकेशन के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। वस्तु के द्वारा और इमेज के द्वारा जो एंगल बनेंगे उनसे। इमेज के द्वारा जो एंगल बनता है उसको क्या लिखते हैं? बीटा। और ऑब्जेक्ट से जो एंगल बनता है उसको क्या लिखते हैं? अल्फा। लेकिन शर्त इसमें क्या लगती है कि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों एक जगह होने चाहिए। प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि प्रतिबिंब तो बना कहां? इंफिनिटी पर। अब हम दोनों को एक जगह कैसे ला सकते हैं? तो हम एक काम करना चाहेंगे, दोनों को हम एक जगह ला के बनाएंगे। हम ऐसी जगह पर दोनों को बनाएंगे जो लोकेशन हमारी जानी पहचानी लोकेशन है, उस लोकेशन से हम बड़े अच्छे से परिचित हैं। और ऐसी लोकेशन कौन सी लोकेशन है? आंसर है ऐसी लोकेशन है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की लोकेशन। देखो ध्यान से समझ रहे हैं आप हमारी बात? क्या मैंने बोला? प्रतिबिंब कहां बन गया? जा करके अनंत पर। और हमें तो मैग्निफिकेशन चाहिए, बीटा और अल्फा चाहिए हमें। तो हम ये काम कैसे करेंगे?
हम ये काम करेंगे, दोनों को एक लोकेशन पर बनाना चाहिए। अब दोनों को एक लोकेशन पर कैसे बना सकते हैं? तो हमने बोला एक काम करो कि आप प्रतिबिंब को भी कहां बनाओ? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, क्योंकि वो डिस्टेंस हमारी सबसे जानी पहचानी दूरी है। और वस्तु को भी वही खींच के ले जाओ, आप वस्तु को भी क्या कर लो, वही खींच के आप ले जाओ। और इसके बाद दोनों के द्वारा देख लो कितना एंगल बन रहा है, और उससे आप निकाल लो आवर्धन। कुछ बात हमारी समझ में आई? तो हमने किया, हमने यही काम किया। प्रतिबिंब को हमने कहां पर बनाया? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाया। ये हमने ए डैश बी डैश अनंत से खींचकर यहां ड्रॉ कर दिया हमने आकर के। समझ आ रहे हैं आपको? और यही लाइन तो जा रही है ना जो अनंत पे बनाएगी, तो इसी लाइन पर हमने बनाया। और इसको कितनी दूरी पर बनाया? लेंस से हमने इसको बनाया डी डिस्टेंस पर। अब हमें क्या करना है? क्या दोनों सेम लोकेशन पर आ गए? आंसर इज नो, अभी तो नहीं आए। तो फिर हमको वस्तु को भी यहां पर बनाना चाहिए, इसी डी डिस्टेंस पर। इमेज को तो हमने बना दिया, अब वस्तु को भी डी डिस्टेंस पर बनाओ। देखो, वस्तु को भी हमने इसी डिस्टेंस पर आके बना दिया। ये हमने लिख दिया ए बी। अब प्रतिबिंब के द्वारा हमारी आंख पर बना दर्शन कोण कौन है, और वस्तु के द्वारा हमारी आंख पर बना दर्शन कोण है? चित्र में ध्यान से बताइए। देखो, अब ध्यान रखिए, वस्तु आप मान लो यहां पर नहीं बनी हुई है, ये यहां पर मैंने बनाई है एंगल देखने के लिए। ये कोण किसके द्वारा हमारी आंख पर बना हुआ माना जाएगा? वस्तु के द्वारा हमारी आंख पर बना दर्शन कोण है ये, या ये प्रतिबिंब के द्वारा हमारी आंख पर बना दर्शन कोण है? वस्तु के द्वारा, प्रतिबिंब के द्वारा। ये इमेज है ना, इमेज के द्वारा हमारी आंख पर बना दर्शन कोण है। इसको काहे से रिप्रेजेंट करेंगे? बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वस्तु के द्वारा हमारी आंख पर बना दर्शन कोण, तो ये ऑब्जेक्ट यहां बनी हुई है, इसके द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण ये एंगल है। इस एंगल को क्या लिखेंगे? अल्फा। पहले मुझे ये बता दो, इसमें यहां तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को? इमेज कहां बनी हुई है? अनंत पर। ऑब्जेक्ट कहां है? एफ पर। हम दोनों को एक लोकेशन पर कैसे कर सकते थे? तो हमने बोला जो हमारी सबसे ज्यादा जानी पहचानी डिस्टेंस है वहां दोनों को ले जाओ। और वो डिस्टेंस कौन सी है? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो हमने इमेज को भी बना लिया डी पर, और ऑब्जेक्ट को भी बना लिया कहां पर? डी पर। चाहे जहां होंगे हमने डी पर बना लिया। अब हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं। देखो, m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। अगर ये एंगल छोटे छोटे हैं तो हम बीटा की जगह पर क्या ले सकते हैं? tan बीटा, और अल्फा की जगह पर tan अल्फा ले सकते हैं। अब मुझे tan बीटा का मान बताइए कैसे निकाला जाएगा? tan बीटा की वैल्यू, आप एक काम करो, tan बीटा का मान लंब बटे आधार होगा। कौन सा लंब इसके लिए लोगे? एक लंब यहां पर है ए बी, और एक लंब यहां पर है ए डैश बी डैश। कौन सा लंब आपको लेना है? ए डैश बी डैश। ए बी लेने से कुछ गलती हो जाएगी? क्यों? अरे बउआ, कैसी बात कर रहे हो आप लोग? हमको कोई बोलता है tan थीटा बराबर, हम ये बटे ये कर देंगे तो भी वही tan थीटा आ जाएगा। हम ये अपॉन ये कर देंगे तो भी tan थीटा आ जाएगा। हम ये अपॉन ये करेंगे तो भी tan थीटा आएगा। हम ये अपॉन ये करेंगे तो भी तो tan थीटा आएगा। कुछ बात हमारी समझ आ रही है? अरे इसने भी थीटा बनाया है, इसने भी थीटा बनाया है, इसने भी थीटा बनाया है, इसने भी थीटा बनाया है। कोई ये सारी लाइनें अलग अलग एंगल तो बना नहीं रही है ना। तो आप चाहे जहां से थीटा निकाल लो, तो हम थीटा निकालेंगे जहां से हमें आसान होगा। तो हम निकालेंगे यहां से थीटा, यहां से tan बीटा निकालेंगे। tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन, और यहां तक का डिस्टेंस सी बी। तो tan बीटा की जगह पर हम क्या लिख देंगे? ए बी अपॉन सी बी। समझ आया कि नहीं आया भाई? ये चीज आपको नहीं दिमाग में आ रही है?
आ रही है कि चाहे हम 50 लाइनें यहां से बना लें, पर हम वो लंब और उसी का आधार यूज करेंगे, कोण तो वही आएगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि ये लाइन यहां तक निकली हुई है तो अभी आप इसी से क्यों निकाल रहे हो, ऐसा तो हम कर नहीं रहे हैं। अच्छा, tan अल्फा के लिए ये अल्फा एंगल है भैया, इसके लिए ये वाला ट्रायंगल यूज होगा। tan अल्फा के लिए लंब का काम कौन करेगा, ए बी अपॉन, और आधार के लिए बी डैश सी, या आप क्या लिख सकते हो, सी बी डैश। अब आप और इसे कैलकुलेट कर लीजिए, ए बी अपॉन सी बी मल्टीप्लाइड बाई सी बी डैश अपॉन ए बी। ए बी से ए बी कैंसल हो गया। क्या आप मुझे देख के बता सकते हैं सी बी डैश की डिस्टेंस कितनी है, सी से बी डैश तक का डिस्टेंस डी है, माइनस की प्लस माइनस डी, और अपॉन में क्या है, सी बी। सी बी क्या चीज है, प्रकाशिक केंद्र से और बी तक का डिस्टेंस, और इसी पॉइंट पर तो एफ है, तो ये फोकस दूरी नहीं हो गई। लेकिन ये कौन सी फोकस दूरी हम यूज कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में, इसलिए इसको कैसा लेना रहेगा, माइनस में। तो m इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी, d अपॉन एफ, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। नहीं समझ में आ रहा है आपको, नहीं, अभी आप प्रॉपर इस डिस्टेंस में मेजर कर रहे हो उसको, नहीं तो उसमें तो हमने केवल फोकल लेंथ लिया था, डिस्टेंस का तो हमने किया ही नहीं था कि हम इधर नाप रहे हैं कि उधर नाप रहे हैं। हमें उसमें केवल फोकल लेंथ यूज की थी, हमें जरूरत ही नहीं थी कि हम इधर नापे कि उधर नापे। लेकिन इस बार उधर वाली नहीं ले सकते ना, आप चेक कर लो, आप इस बार उत्तल लेंस की फोकल लेंथ के लिए इधर वाली डिस्टेंस ले सकते हो क्या, जबकि फोकस दूरी तो ये भी है। तो प्रॉपर आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे लेनी है, इसलिए हम उसको निगेटिव साइन के साथ यूज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है आपको, तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन गया, d अपॉन एफ। तो आपको याद रखना है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना तो आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या था, 1 प्लस डी अपॉन एफ, और जब अनंत पर बना तो सूत्र क्या है, d अपॉन एफ है। आवर्धन कब ज्यादा मिलेगा आपको, अनंतता पर प्रतिबिंब बना के मैग्निफिकेशन ज्यादा मिलेगा, या जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाओगे तो आवर्धन ज्यादा होगा। जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाओगे तो आवर्धन ज्यादा होगा। इसमें तो केवल डी अपॉन एफ है, उसमें 1 प्लस डी अपॉन एफ था, वो वाला मैग्निफिकेशन ज्यादा था। अगर वो वाला मैग्निफिकेशन ज्यादा है तो ये समायोजन क्यों कर रहे हो, इसमें आराम हमको है। मैग्निफिकेशन कम होगा लेकिन 6 घंटे काम तो कर सकते हैं हम साथ, और उसमें आवर्धन तो ज्यादा मिलेगा पर आधे घंटे के अंदर आपकी आंखें थक जाएंगी। समझ आ रहे हैं आपको, इसीलिए आपको बताया जाता है कि टेलीविजन देखो, दूर से देखो, तो उससे रिलैक्स रहती है हमारी आंखें और थकती नहीं है जल्दी। और आजकल आंखें लोगों की बहुत थकती हैं क्योंकि वो मोबाइल देखते हैं, और मोबाइल को आप वहां रख के तो नहीं देखते, पास में ही रख के देखते हो, तो लगातार दबा के रखना पड़ता है मांसपेशियां। तभी आपने गौर किया होगा, लगातार घंटे 2 घंटे मोबाइल देख लिया जाए तो आंखों में करकराहट आ जाती है, थोड़ा थकावट हो जाती है। ठीक है, खैर ये रहा हमारा पूरा का पूरा सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके बाद हम लोग करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लेकिन अगली क्लास पे करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं फिजिक्स में, चलते मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।